हाँ बेटा, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ध्यान देना है थोड़ा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट of solvent called its solubility मतलब किसी भी सब्सटेंस की किसी स्पेसिफिक अमाउंट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं हम? सॉल्युबिलिटी। कि वो कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, इट विल बी सॉल्युबिलिटी। ओके, ये जो सॉल्युबिलिटी है, इस सॉल्युबिलिटी को हम दो तरह से पढ़ते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है आपका, सॉल्युबिलिटी, इसको दो तरह से पढ़ेंगे। एक आएगा हमारा फर्स्ट solubility of solids in liquids। एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा है solubility of gas in liquids। दूसरा कौन सा बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ठीक है, वो जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉलिड की लिक्विड के अंदर। जैसे कि हम सॉल्ट को लेते हैं, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। हियर सॉल्ट इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। द सेकंड वन इज solubility of gas in liquids। gas in liquids means oxygen, N2, H2 dissolve in water। this is the another example of solubility of gas in liquid type solubility, gas in liquid type solubility। तो इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, देखिए आगे हम पहले इसमें पढ़ेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम फर्स्ट। ठीक है, इसमें है द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व the amount of solids dissolve in in 100 gram of solvent or specific amount of solvent will be the solubility of solids in liquids। टाइप सॉल्यूशन। बेटा बात समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली। हम बात कर रहे थे
solubility ए टाइप जो था हमारा, solubility of solid in liquid type solutions. इट्स मीन सॉलिड को डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड, और उसी की सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है। देखिए यहाँ डेफिनेशन में डिफाइन किस तरह से कर रखा है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ सॉलिड की जो अमाउंट है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है, और वो उसको हम क्या नाम देंगे, इट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सिंपली सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, और जो लिक्विड है, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, वो उसका अमाउंट कैसा है, स्पेसिफिक। इट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है, अब हम इसी की बात कर रहे हैं ना अभी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसी में आगे देखो, आगे है, ध्यान देना थोड़ा फैक्टर, आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो टाइप चला हुआ है वो भी ये फर्स्ट टाइप चल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स affecting solubility of solids, solubility of solids in liquids. Factor affecting solubility of solids in liquids. कौन कौन से फैक्टर है जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? इसमें आता है हमारा पहला टाइप, पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिड इन लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला जो फैक्टर आया हमारा, इट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कैसा होना चाहिए, सेम। कैसा होना चाहिए बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों में सेम है तो क्या होगा, दोनों अगर कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में, तो उन दोनों का जो सॉल्युबिलिटी है वो उसको कौन अफेक्ट करेगा, दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम, तभी वो सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो पाएगा। अगर उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के जो फैक्टर में कोई डिफरेंस है, मीन्स मान के चलो कि वो हमारा जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और वाटर जो है उसमें जो प्रेजेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वाटर में सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक है, तो वहाँ सॉल्युबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सॉल्युबिलिटी तभी पॉसिबल होगी सॉलिड की लिक्विड में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा हो, लगभग सेम हो। ठीक है बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, there should be same force of interaction. There should be same force of interaction between both solute
and solvents, between solutes and solvents. It's mean, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता दिया कि दोनों का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, सेम हो। अब इसको हम बोल सकते हैं हेंस, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट solution of solute and solvent will be also called like dissolve like, ठीक है, हेंस नहीं, हेयर करो इसको, हेयर, हेयर, ठीक है भाई। मैंने बताया है कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, डिसॉल्व होना है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो यहाँ जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगभग कैसा होना चाहिए, सेम। सेम का मतलब उनको हम लाइक डिसॉल्व लाइक टाइप का सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी आल्सो कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक टाइप सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई मेरी, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, हम बात कर रहे थे वो फैक्टर्स की, उन फैक्टर्स की जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स टाइप के सॉल्यूशंस की अफेक्ट कर रहे थे। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिड एंड लिक्विड टाइप की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे। तो पहला जो फैक्टर आया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच में पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम रहेगा तो क्या रहेगा, उनको हम लाइक डिसॉल्व लाइक टाइप का सॉल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे आता है इसमें इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा, चलो मैं यहीं लिख रहा हूं उनका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इनका करते हैं, एग्जाम्पल में है द डिसॉल्वेशन टेंडेंसी, the dissolution tendency of NaCl NaCl का नेचर कैसा होता है बेटा, आयोनिक होता है ना, ध्यान होगा आप। इन वाटर is 8.3 mole per liter at normal temperature, whereas
whereas for sugar in water is 4.3 मोल पर लीटर। ध्यान रखना है। अब वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें सॉल्यूशंस, एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन जिसमें NaCl सॉल्यूट होगा और वाटर होगा सॉल्वेंट, तो NaCl इन वाटर नॉर्मल कंडीशन पर उसके कितने मोल डिसॉल्व होते हैं नॉर्मल कंडीशन पर? 8.3। वैसे ही उसी नॉर्मल टेम्परेचर पर हम शुगर को डिसॉल्व करें, किसको डिसॉल्व करें बेटा? शुगर को वाटर के अंदर, तो उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने? 4.3 मोल पर लीटर। तो देखो यहाँ NaCl के मोल ज्यादा हैं सेम कंडीशंस पर, किससे? शुगर से। बात क्लियर? तो यहाँ पर फैक्टर जो हुआ वो कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी? इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इसके कम। तो ये फैक्टर कम ज्यादा किसके अकॉर्डिंग है, किस पर डिपेंड है? यहाँ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में, कि वहां जो NaCl था वो ऑलरेडी कैसा था? आयोनिक, और वाटर भी एक आयोनिक पार्ट है। कैसा पार्ट है? आयोनिक नेचर होता है वाटर का, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हुई। यहाँ पर अगर शुगर देखें, शुगर हमारा आयोनिक नहीं है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट, और वाटर हमारा कौन सा है? आयोनिक है। बात क्लियर है ना? तो कोवैलेंट इन आयोनिक, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में यहाँ डिफरेंस है, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ कैसी हो गई? घट गई, कम हो गई इसके कंपैरिजन में। ठीक है बेटा। अब आता है इसका अगला पार्ट आता है हमारा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर कौन सा आता है इसमें जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है? दिस इज टेम्परेचर। दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या करना है? टेम्परेचर के साथ में हमें कुछ पॉइंट लिखने हैं। देयर आर following ये लिंक गलत हो गया। देखो, द solubility of solids in liquids type solution also depend upon temperature S। किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पर। किस तरह से डिपेंड करती है वो देखने जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ हम पहले टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना। मोस्ट ऑफ द केसेस the solubility of solids in liquids type solution increase with increase
in the temperature because when solute dissolve in water then solute dissolve in water then they result absorption of heat मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब यहाँ डेल एच की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी बेटा? पॉजिटिव। कैसी रहेगी? पॉजिटिव। इसके बाद में लिखेंगे हम by Lee-Chatler principle. Their solubility will increase with increase solubility will increase with increase in temperature। भाई ये बताया है कि सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस दौरान टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उस दौरान टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिजल्ट करते हैं। फिर कौन सी रिएक्शन रिजल्ट होती है? एंडोथर्मिक। मीन्स वे जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है बेटा? हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होगी तो उस दौरान जो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ध्यान रखना है, अगर सॉल्यूट हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के दौरान वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया और वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस दौरान सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नहीं, थोड़ा ध्यान से एक बार दोबारा ध्यान देंगे। जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो उस दौरान सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते ही एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजल्ट होती है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब हम वो पहले से ही एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिजल्ट कर रहा है, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उस दौरान सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। वो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही थी वो तब हो रही थी तब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे थे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर रिजल्ट होती है इसी दौरान तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होती है? डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल AgNO3 AgNO3 Ki NaNO3 NH4Cl KCl and NaCl, ठीक है।
व्हेन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ व्हेन, ये हमारे जो सॉल्ट है इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर, dissolve in water, then their solubility increase with rise in temperature। बताया दिए क्यों, क्योंकि ये किसको रिजल्ट करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को, क्योंकि इन साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, हीट एब्जॉर्ब करने लगे, हीट एब्जॉर्ब होने लगी पहले के कंपैरिजन में, और उस दौरान फिर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ है, वो ग्राफ भी आप पर ध्यान देंगे। यहाँ तो है नीचे, इस ग्राफ में नीचे दे रखा है टेम्परेचर, इधर की तरफ दिखा रहा हूँ मैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, यहाँ है हमारे पास AgNO3 फर्स्ट पे, फिर है जी Ki पोटासियम आयोडाइड, इसके बाद में है NaNO3, उसके बाद में है NH4Cl, फिर आता है हमारा KCl, और फिर आता है हमारा NaCl। अब देखो यहाँ इस ग्राफ में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में ग्राफ हमने प्लॉट किया है। इसमें आप देख रहे हो कि जो AgNO3 है, Ki है, ये सॉल्युबिलिटी कर्व है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी देखो बढ़ रही है, ऊपर आ रही है सॉल्युबिलिटी। AgNO3 का पॉइंट यहाँ था, ये बढ़ गया, Ki का, NaNO3 का, इस तरह से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब AgNO3 का ही यहाँ पर देखें, AgNO3 का ही, इसका AgNO3 का ही सबसे ऊपर ग्राफ क्यों है, तो यहाँ क्या हो सकता है कि AgNO3 बेसिकली सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिजल्ट कर रहा है। इसके बाद में Ki, सेकंड नंबर पर क्या आता है, पोटासियम आयोडाइड। मींस जब Ki को वाटर में डिसॉल्व किया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजल्ट किया इसने भी, बट वो जो एंडोथर्मिक का केस था वो AgNO3 के केस से थोड़ा कम था। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई सॉल्ट, उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। बात क्लियर है बेटा? अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।